नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। फिजियोलॉजी की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे और मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि मनुष्य के पाचन तंत्र को आहारनाल और पाचक ग्रंथियों में डिवाइड किया जा सकता है। आहारनाल के जो पार्ट्स मैंने डिस्कस किए थे उसमें माउथ और बक्कल कैविटी की हमने चर्चा की थी। बक्कल कैविटी किस प्रकार की उसकी संरचना होती है, कौन कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन्स उसमें उपस्थित होते हैं, जीभ की संरचना कैसी होती है, दांत कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार की लार ग्रंथियों की हमने चर्चा की थी। लार क्या होती है, उसका कंपोजिशन क्या होता है और लार में कौन सा एंजाइम होता है, किस प्रकार से वो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम पाचन के अंतर्गत मुख गुहा के बाद में ग्रसनी, ग्रसिका और अदर जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मुख गुहा में जब भोजन का पाचन होता है तो मुख गुहा में लार घोली जाती है। लार में जो प्रमुख रूप से जो लार या एमाइलेज या जिसको टाइलिन कहते हैं वह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। उस दौरान स्टार्च जो है वो लगभग 30% जो स्टार्च है डाइजेस्ट हो जाती है और स्टार्च का पाचन होकर एक डाइसेकेराइड सुक्रोज का निर्माण होता है। इसके साथ साथ जो सुक्रोज का निर्माण होता है, लगभग जो 30% स्टार्च का डाइजेशन वहाँ पे हो जाता है। मुख गुहा में पाचन के बाद जो भोजन है वो एक निवाले की तरह हो जाता है जिसको बोलस कहा जाता है। वहाँ से जो भोजन है वो आगे उसके निगलने की प्रक्रिया शुरू होती है जिसको निगलन या डिग्लूटिशन कहते हैं। निगलन की प्रक्रिया कैसे होती है उसको समझने से पहले हमें ग्रसनी और ग्रसिका की संरचना कैसी होती है इसको समझ लेना आवश्यक है। तो मुख गुहा के बाद में जो पाचन तंत्र का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ग्रसनी या फेरिंग्स। ग्रसनी है वो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों जहाँ पर मिलते हैं वह भाग होता है। हमारे नासा गुहा से नासा छिद्र से नासा गुहा आगे ग्रसनी में खुलती है। उसी प्रकार से हमारा जो मुख वह बक्कल कैविटी से होकर ग्रसनी में खुलता है। यहाँ पर एक क्रोश बनता है क्योंकि श्वसन का मार्ग जो है वो ग्रसनी से होते हुए ट्रेकिया की ओर जाता है, जबकि जो भोजन का मार्ग है वो बक्कल कैविटी से होते हुए ईसोफेगस की ओर जाता है। तो दोनों यहाँ पर एक क्रोश का निर्माण करते हैं। तो इस कारण से ग्रसनी जो है या फेरिंग्स को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक नासा ग्रसनी या जिसको नासोफेरिंग्स कहते हैं, मुख ग्रसनी, ओरोफेरिंग्स, कंठ ग्रसनी और लैरिंगोफेरिंग्स। नासा ग्रसनी जो इंटरनल नोस्ट्रिल जहाँ पे खुलते हैं, अंत नासा छिद्र जहाँ पे खुलते हैं ग्रसनी का वह भाग नासाफेरिंग्स होता है। बक्कल कैविटी के जस्ट पीछे की ओर स्थित जो भाग है वो ओरोफेरिंग्स या मुख ग्रसनी होता है। और मुख ग्रसनी के नीचे जहाँ पे कंठ स्थित होता है या जो अपना लैरिंग्स स्थित होता है वह जो पोर्शन है वो कंठ ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी की संरचना को हम इस डायग्राम के द्वारा और अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आप यहाँ पे ये जो डायग्राम है वो देख पा रहे हैं। इस डायग्राम में आप देखिए जो ये हमारा ये नासल चेम्बर है। इधर से ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल खुलते हैं और ये नासल चेम्बर से होते हुए ये जो वायु का मार्ग है ये वायु इधर से आती है और यहाँ पे जो इंटरनल नोस्ट्रिल यहाँ पे खुलते हैं, ये जो नासोफेरिंग्स है। ये हमारे फूड का जो पाथ है वो ये है। यहाँ जो लिप्स हैं, लिप्स से होते हुए ये जो फूड का पाथ है यहाँ से भोजन जाता है और यहाँ पर ये भोजन उपस्थित है। और ये हार्ड पैलेट है। हार्ड पैलेट का ये पीछे का भाग जो है वो सॉफ्ट पैलेट है। सॉफ्ट पैलेट पीछे की ओर लटकी हुई संरचना के रूप में दिखाई देता है जिसको अलिजिवा या यूवुला कहा जाता है। ये यूवुला लटक रहा है। तो यहाँ पर ऊपर की ओर ये नासोफेरिंग्स है और उसके नीचे की तरफ जहाँ पे ये बक्कल कैविटी पीछे की ओर जा रही है, ये जो पार्ट है जो माउथ का बक्कल कैविटी का पीछे का भाग ये ओरोफेरिंग्स है या जिसको मुख ग्रसनी कह देते हैं। ये मुख ग्रसनी है। अब इसके बाद में यहाँ पे मुख ग्रसनी के नीचे, यहाँ मुख ग्रसनी के पीछे की तरफ ये लैरिंगोफेरिंग्स है। ये जो पोर्शन है ये लैरिंगोफेरिंग्स है। ये मुख ग्रसनी है और ये जो है ये नासा ग्रसनी है। तो ग्रसनी को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही भोजन जो है जैसे ही जो ये नासापथ जो ये है यहाँ से जो वायु है वो प्रवेश करते हुए इस तरह से गुजरते हुए ऐसे आती है। वायु जो ऐसे प्रवेश करते हुए ऐसे आएगी क्योंकि ट्रेकिया इधर है और जो भोजन है वो इस तरह से जाते हुए ऐसे आता है। तो यहाँ पर ये क्रॉस बनता है। इस क्रॉस को हम देख सकते हैं। तो ग्रसनी को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स।
इसके बाद में अगर हम ग्रसनी की जो वाल है, ग्रसनी की भित्ति की अगर हम संरचना की बात करें उत्तक स्तर की, तो जो ग्रसनी की भित्ति में भी 3 लेयर होते हैं। तो सबसे जो आउटर कवरिंग होती है वो श्लेष्मिका स्तर के रूप में होती है, म्यूकस की कवरिंग होती है। और यहाँ पर ये जो स्तर है वो एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से निर्मित होता है, यानी शल की कोशिकाएं हैं वो कई स्तरों में उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार का जो स्तर है वो स्तरित शल की उपकला कहलाता है। मध्य का जो स्तर है वो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं और न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे जो आउटर जो लेयर है वो इनवॉल्यूंट्री मसल से निर्मित होता है, अनैच्छिक पेशियों से। और इसी कारण से जो निगलन की जो फेज है जो ग्रसनी में संपन्न होती है वो हमारी इच्छा शक्ति के नियंत्रण में नहीं होती, क्योंकि ग्रसनी में भी जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो इनवॉल्यूंट्री होती हैं, जो निगलने में सहायक होती हैं। तो ग्रसनी जो है वो बक्कल कैविटी के आगे का भाग, जहाँ पे इंटरनल नोस्ट्रिल भी खुलते हैं, यानी ये श्वसन मार्ग भी इसी से होकर जाता है और भोजन का जो है वो मार्ग भी इसी से होकर जाता है। ग्रसनी के बाद में जो आगे डाइजेस्टिव जो अपनी सिस्टम है उसकी एलिमेंट्री कैनाल का जो आगे का भाग है वो ग्रसिका या इसोफेगस कहलाता है। ग्रसिका एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो ग्रसनी के पीछे से प्रारंभ होकर वक्ष गुहा से होकर गुजरती है और ये डायफ्राम को भेदते हुए आमाशय से जुड़ी होती है। ग्रसिका की जो लंबाई है वो मनुष्य में 25 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर है। ये अपनी जो वक्ष से होकर गुजरती है, ग्रसनी इसके पीछे से यानी लैरिंगोफेरिंग्स या हम कह सकते हैं ओरोफेरिंग्स के पीछे से प्रारंभ होकर ये डायफ्राम को भेदते हुए और आमाशय से जुड़ती है। जहाँ पर ये आमाशय से जुड़ती है वहाँ उससे पहले एक लूप बनाती है, एक कर्व बनाती है, यानी थोड़ा सा उसका जो भाग है वो ऊपर की ओर उठ जाता है। आमाशय से ये जहाँ जुड़ती है वहाँ पर एक कपाट या स्फिंक्टर मौजूद होता है जिसको लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। इसके अलावा इसोफेगस में ऊपर की ओर जहाँ ये ग्रसनी ऐसे से जुड़ती है वहाँ पर भी एक कपाट पाया जाता है जिसको ऊपरी ग्रसिकीय कपाट या अपर इसोफेगल स्फिंक्टर कहते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर या जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है वह एनाटोमिकली उसकी संरचना थोड़ी भिन्न होती है। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी स्फिंक्टर होता है वहाँ पर भी जो एलिमेंट्री कैनाल की जो वाल है उसकी जो सर्कुलर मसल्स हैं उसका जो लेयर होती है वो थोड़ी मोटी होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है वहाँ पर सर्कुलर मसल्स की मोटाई ज़्यादा नहीं होती, वो जितनी नॉर्मली जितनी होती है उतनी ही रहती है, परंतु यह एक फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर के रूप में काम करता है। यानी इसका जो खुलना और बंद होना जो वहाँ पर जो एब्डोमिनल जो प्रेशर है वहाँ पर जो प्रेशर है उस पर डिपेंड करता है। वो उस प्रेशर के कारण और डायफ्राम की जो मसल्स हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण उसका खुलना और बंद होना है वो निर्धारित होता है। जहाँ पे इसोफेगस आमाशय के साथ मिलती है और जहाँ पर वो कर्व बनता है उसके इसोफेगस के जस्ट पीछे की ओर अपनी वर्टिबल कॉलम या रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है। तो लगभग जो टेंथ जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, 10वीं वक्षीय कशेरुका, उसके पास उसके आगे की ओर जो आमाशय है वो इसोफेगस से मिलता है। इसोफेगस के जस्ट आगे की ओर ट्रेकिया उपस्थित होती है, हार्ट उपस्थित होता है। तो इसोफेगस अपनी वर्टिबल कॉलम और जो ट्रेकिया है उसके बीच में उपस्थित एक नलिकाकार संरचना के रूप में पाई जाती है। ग्रसिका की अगर हम वाल की संरचना देखें तो इसकी जो भित्ति है उसकी भित्ति में जो सबसे आउटर लेयर है उसके आउटर लेयर में 3 प्रकार के विभाजन देखने को मिलते हैं। उसका जो ऊपर का जो 1/3 भाग है वहाँ पे जो आउटर लेयर है वहाँ पे वही जो ग्रसनी में जिस प्रकार की उपकला है उसी प्रकार की उपकला उसके 1/3 भाग में पाई जाती है। अस्त्रित सल की उपकला से वो निर्मित होता है। और सबसे एंड का जो 1/3 या 1/3 भाग है वहाँ पर कोल्यूमनर एपिथेलियम उपस्थित होती है, स्तंभाकार उपकला पाई जाती है। और दोनों के बीच में दोनों प्रकार की जो एपिथेलियम है वो देखने को मिलती है। इसका जो मिला जुला रूप है यानी स्क्वेमस एपिथेलियम और कोल्यूमनर एपिथेलियम दोनों प्रकार की जो एपिथेलियम है वो देखने को मिलती है। उसके बाद में उसके मध्य में पेशिस्तर होगा जिसमें वही लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाई जाएंगी। उसके बाद में आधा श्लेष्मिका और श्लेष्मिका स्तर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जो ग्रसिका का जो ऊपरी भाग है वहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है। और स्क्वेमस एपिथेलियम का पाया जाना इस बात का संकेत करता है कि ये एक प्रकार से एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, किसी प्रकार का मैकेनिकल डैमेज ना हो, इसलिए ये स्क्वेमस एपिथेलियम वहाँ पे पाई जाती है। तो ग्रसिका और ग्रसनी की संरचना को समझने के बाद में चूंकि ये निगलन में डिग्लूटिशन में ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं,
तो उसके बाद में हम निगलन की प्रक्रिया या भोजन को हम किस प्रकार से निगलते हैं उसकी प्रक्रिया को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। मुख गुहा में पाचन के पश्चात भोजन एक अर्धठोस निवाले के रूप में बन जाता है, जिसको बोलस कहा जाता है। बोलस को आगे फिर जीभ की सहायता से पीछे की ओर धकेल कर उसको ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका तक पहुंचाया जाता है। ये जो संपूर्ण की जो प्रक्रिया है इसको निगलन या डिग्लूटिशन कहा जाता है। ये किस प्रकार से संपन्न होती है? निगलन की प्रक्रिया है वो 3 चरणों में संपन्न होती है। उसकी जो पहली फेज है जो मुख गुहा में होती है और वो अपनी इच्छा शक्ति के नियंत्रण में होती है, तो उसको ऐच्छिक प्रावस्था या वॉल्यूंट्री फेज कहते हैं या स्टेज कहते हैं। दूसरी जो फेज है जो ग्रसनी में होती है, जिसको फेरेंगियल फेज कहते हैं, ये एक अनैच्छिक प्रावस्था है। और तीसरी जो आगे की जो प्रक्रिया जो ग्रसिका में संपन्न होती है, जिसको ग्रसिकीय प्रावस्था या इसोफेगियल स्टेज कहा जाता है, ये भी एक अनैच्छिक प्रावस्था है। तो जैसे ही मुख गुहा में भोजन का पाचन हो जाता है, उसके बाद में पाचन के बाद में जो निवाला है उसको हम जानते हैं कि हम जीभ की सहायता से उसको पीछे की ओर धकेलते हैं। इस दौरान अपनी गालों की पेशियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उसको ग्रसनी की तरफ भोजन को भेजा जाता है। इस दौरान ये अपनी इच्छा शक्ति के नियंत्रण में है, क्योंकि जीभ जो है, जीभ की जो मसल्स हैं वो अपनी ऐच्छिक पेशियां होती हैं, उसके नियंत्रण में ये संपन्न होता है। जैसे ही भोजन ग्रसनी में पहुंच जाता है, उसके बाद में ये इनवॉल्यूंट्री एक्शन हो जाता है, यानी अब ये एक अनैच्छिक क्रिया के रूप में संपन्न होता है। ग्रसनी में उपस्थित जो पेशियां, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इनवॉल्यूंट्री मसल्स पाई जाती हैं। जैसे ही भोजन ग्रसनी में प्रवेश करता है, यहाँ पे एक प्रतिवर्त एक शुरू होता है, एक रेफ्लेक्स बनता है। जैसे ही भोजन ग्रसनी में प्रवेश करता है तो जो ओरोफेरिंक्स या जो मुख ग्रसनी है वहाँ पर कुछ रिसेप्टर मौजूद होते हैं। वो रिसेप्टर से जो मैसेज है वो मेडुला और लोअर पोन्स तक जाता है, क्योंकि निगलन के जो केंद्र जो होते हैं या जो सेंटर हैं डिग्लूटिशन के सेंटर, वो अपने मेडुला और पोन्स में उपस्थित होते हैं। वहाँ से जो मैसेज है वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा वहाँ की जो मसल्स में आता है। जैसे ही मैसेज आता है, वैसे ही जो अपना सॉफ्ट पैलेट है, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। ये जो सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट और ये जो यूवुला है, ये थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाएगा। जैसे ये ऊपर की ओर उठेगा, ये इंटरनल नोस्ट्रिल बंद हो जाएंगे। इंटरनल नोस्ट्रिल के बंद हो जाने के बाद में ये जो अपना जो ट्रेकिया का ऊपरी पार्ट जो कंठ है, वो कंठ थोड़ा ऊपर की ओर उठता है, ये इधर जाएगा। और जो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस उस कंठ को ढक देता है, यानी अपना जो श्वास नली है वो बंद हो जाती है, जिससे भोजन के कण है वो श्वास नली में प्रवेश ना करें। तो निगलन के दौरान कुछ समय के लिए अपनी श्वसन की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है, और इस दौरान जो भोजन है वो फिर ग्रसनी से होते हुए इसोफेगस में प्रवेश करता है। और यहाँ इसोफेगस जो है उसको थोड़ा फैलने के लिए स्पेस मिल जाता है, क्योंकि जैसे ही अपनी जो कंठ है वो आगे की तरफ और ऊपर की ओर बढ़ता है, तो ग्रसिका को थोड़ा फैलने के लिए स्पेस मिल जाता है, जिससे ग्रसिका का जो ऊपरी जो कपाट है वो खुल जाता है और भोजन जो है वो धीरे धीरे ग्रसिका में प्रवेश करने लगता है। और भोजन जो है वो वापस मुख गुहा की ओर ना जाए, इसके लिए जो जिह्वा है, जिह्वा और जो अपनी गालों की मसल्स हैं वो उसको बंद कर देती हैं, जिससे भोजन वापस उस ओर ना जाए। तो ये एक ग्रसनी की प्रावस्था है, जिससे भोजन फेरिंग्स से होते हुए आगे इसोफेगस में प्रवेश करता है। तीसरी जो भोजन की जो निगलने की प्रक्रिया है वो आगे इसोफेगस या ग्रसिका में संपन्न होती है। मैंने आपको बताया कि ग्रसिका हम जानते हैं एक लंबी नलिकाकार संरचना है, जिसकी जो वाल है वहाँ पर इनवॉल्यूंट्री मसल्स प्रेजेंट हैं, जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल टाइप की होती हैं। जैसे ही भोजन ग्रसिका में प्रवेश करता है, उसके बाद में तंत्री के प्रतिवर्त के कारण ग्रसिका की जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। वो कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से नीचे की ओर चलता है, और इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्शन है जिसको क्रमांकुंचन या पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है, तो क्रमांकन के फलस्वरूप जो भोजन है वो ग्रसिका में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। ये इनवॉल्यूंट्री होता है, क्योंकि यहाँ की मसल्स जो इनवॉल्यूंट्री हैं, अनैच्छिक प्रावस्था है। दूसरी बात, जो ग्रसिका की जो श्लेष्मिका स्तर है वो श्लेष्मा या म्यूकस सेक्रेट करता है, जिससे भोजन को लुब्रिकेंट बनाया जाता है, भोजन श्लेष्मा के साथ घोला जाता है। ग्रसिका से होते हुए जो भोजन है वो फिर आमाशय तक पहुंचता है। मैंने आपको बताया कि ग्रसिका और आमाशय के मध्य कार्डियक स्फिंक्टर मौजूद होता है। यह एक फिजियोलॉजिकल टाइप का स्फिंक्टर है। तो जैसे ही वहाँ भोजन भरता है, वहाँ पर एक एब्डोमिनल प्रेशर बनता है, और जिससे जो भोजन है वो कार्डियक स्फिंक्टर खुलता है और धीरे धीरे जो भोजन है वो आमाशय में प्रवेश करता है। तो ग्रसिका से होते हुए उसके बाद में भोजन आमाशय में प्रवेश कर जाता है।
तो निगलन के दौरान ये 3 प्रकार की जो स्टेज हैं या फेज हैं वो बनती हैं, जिसमें पहली फेज अपनी इच्छा शक्ति के नियंत्रण में होती है, जो अपनी मुख गुहा के द्वारा संपन्न होती है। उसके बाद में ग्रसनी और ग्रसिका की जो निगलन की जो फेज हैं वो अपनी इच्छा शक्ति के नियंत्रण में नहीं होती हैं, वे अनैच्छिक होती हैं। और इसके बाद में ग्रसिका से होते हुए भोजन कार्डियक स्फिंक्टर के द्वारा आमाशय में प्रवेश करता है। आगे का जो डाइजेशन होता है वो आमाशय में संपन्न होता है। तो आमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है उसको समझने से पहले हमें आमाशय की संरचना को समझना होगा। आमाशय अपनी जो उदर गुहा में स्थित एक जे आकार की संरचना है, जो उदर गुहा में अपने लेफ्ट साइड की ओर होती है। आमाशय किस प्रकार से स्थित होता है इसको हम एक जो डायग्राम है उसके द्वारा समझते हैं। आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए कि आमाशय जो है वो अपने पाचन तंत्र में बाईं तरफ स्थित होता है। ये आमाशय एक जे आकार की संरचना बनाता है। इसमें 2 यहाँ पर भाग दिखाई देते हैं। इसका जो ये भाग है ये उत्तल आकार का बनता है और ये जो भाग है वो अवतल आकार का दिखाई देता है। आमाशय के ऊपर की ओर जस्ट डायाफ्राम उपस्थित होता है और उसके नीचे की तरफ जो अपनी जो इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टाइन उपस्थित होती है। इंटेस्टाइन में जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका जो ट्रांसवर्स लूप जो बनता है, अनुप्रस्थ जो लूप बनता है वो आमाशय के नीचे स्थित होता है और उसके नीचे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। आमाशय में इसके पीछे की तरफ हम देखें तो पीछे की तरफ लेफ्ट किडनी होता है और किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है। और इसके आगे की तरफ हम देखें तो आगे की तरफ जो लीवर है उसका जो लेफ्ट लोब है वो उसके आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। इसके बाद में एब्डोमिनल जो वाल होती है, एंटेरियर एब्डोमिनल वाल है वो भी प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार से जो आमाशय है वो अपने उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, जिसके पीछे लेफ्ट किडनी होती है और आगे की तरफ लीवर का लेफ्ट लोब होता है, यानी अपने यकृत की जो बाईं पाली है वो जस्ट आमाशय के ऊपर उपस्थित होती है। आमाशय की आंतरिक संरचना कैसी होती है उसको समझने का हम यहाँ पर प्रयास करते हैं। आमाशय की जो पूरी स्ट्रक्चर है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। इसके जो 3 भाग हैं ये इस डायग्राम से हम देख सकते हैं। आमाशय का यह भाग जहाँ पर ये ग्रसिका से जुड़ता है, इसका ये ऊपरी पोर्शन जो है ये फंडस कहलाता है और इसका जो ये पोर्शन जहाँ पर ये ड्यूडिनम से जुड़ता है, जो एंड का पोर्शन है ये पाइलोरिक भाग कहलाता है, पाइलोरिक रीजन या पाइलोरस कहलाता है। और इसका जो ये मध्य का भाग है इसको बॉडी या काय कह देते हैं। तो ये 3 भागों में पूरे आमाशय को बांटा जा सकता है। जहाँ पर ये फंडस उपस्थित होता है इसका वहाँ पर जो ये इसोफेगस से जहाँ ये जुड़ता है यहाँ पर जो स्फिंक्टर होता है इस स्फिंक्टर को कार्डियक स्फिंक्टर या लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर कह देते हैं। एक दूसरा स्फिंक्टर जहाँ पर ये ड्यूडिनम्स या ग्रैनी से जुड़ता है वहाँ पाए जाने वाला जो स्फिंक्टर है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर कहलाता है। ये दोनों जो स्फिंक्टर हैं वो भोजन के मूवमेंट को गार्ड करते हैं। भोजन जैसे ही इसोफेगस से आमाशय में प्रवेश करता है उसका नियंत्रण कार्डियक स्फिंक्टर करता है और जो दूसरा जो स्फिंक्टर है वो भोजन का आमाशय से आगे ग्रहणी में प्रवेश को रोकता है, उसको रेगुलेट करता है या गार्ड करता है। आमाशय की अगर हम वाल देखें तो उसकी वाल में जिस प्रकार से हम देखा कि एलिमेंट्री कैनाल की जो वाल में जिस प्रकार से लेयरिंग होती है उससे थोड़ा डिफरेंट यहाँ पर लेयरिंग आपको देखने को मिलती है। इसका जो मसल्स लेयर है जनरली हम देखते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल की वाल में जो मसल्स हैं उसमें 2 प्रकार की मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और उसके अंदर की तरफ सर्कुलर मसल्स होती हैं। लेकिन आमाशय में थोड़ा भिन्न है। यहाँ पर जो एक तीसरी प्रकार की मसल्स भी देखने को मिलेंगी उसकी वाल में, जो तिरछी होती हैं, तिर्यक होती हैं, उनको ओब्लिक मस्कुलर लेयर कहते हैं। इस ओब्लिक मसल्स लेयर के उपस्थित होने के कारण आमाशय एक प्रकार से इसके अंदर भोजन का विलोडन हो सकता है, उसको एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसको मथा जाता है और धीरे धीरे उसको गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलाया जाता है। दूसरी एक जो भिन्नता यहाँ पर देखने को मिलती है वो उसके म्यूकोसा लेयर में देखने को मिलती है। आमाशय का जो म्यूकोसा का जो स्तर है, श्लेष्मिक जो स्तर है, वहाँ पे जब आमाशय रिलैक्स कंडीशन में होता है तो यहाँ पर कुछ फोल्ड से दिखाई देते हैं। म्यूकोसा है वो फोल्ड बनाते उपस्थित होता है और इस प्रकार के जो ये फोल्ड हैं, ये जो ट्रांसवर्स फोल्ड हैं, ये रग्गी कहलाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो फोल्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जब आमाशय रिलैक्स कंडीशन में होता है तो इस प्रकार के फोल्ड इसमें दिखाई देते हैं। लेकिन जब आमाशय में भोजन उपस्थित होता है और धीरे धीरे ये फैलता है, उसकी वाल जैसे जैसे फैलती जाती है वैसे वैसे ये रग्गी जो है वो गायब होने लगते हैं और उसकी जो वाल है वो बिल्कुल स्मूथ दिखाई देने लगती है। तो ये 2 प्रकार के जो डिफरेंस हैं वो इसकी वाल में देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा इसका जो श्लेष्मिक स्तर है, इसमें कई प्रकार की अनेकों लाखों की संख्या में इसमें जो ग्लैंड्स हैं वो दिखाई देती हैं, जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, जिसकी हम आगे चर्चा करते हैं। तो आमाशय की श्लेष्मिक स्तर में उसकी भित्ति की संरचना की मैंने बात की। उसके बाद में इसका जो श्लेष्मिक स्तर है, उसके श्लेष्मिक स्तर में लगभग 3.5 लाख जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करती हैं। जठर ग्रंथियां हैं वो किस भाग में उपस्थित हैं, इसके आधार पे हम उसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वे जठर ग्रंथियां जो आमाशय के कार्डियक भाग, जनरली आमाशय को हम 3 भागों में यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है, लेकिन इसको 4 भागों में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ये जो पोर्शन, जो बॉडी का जो आगे वाला जो ये पोर्शन है, जिसको कार्डियक स्टोमक भी कह देते हैं, इसी कारण से इसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, तो इसको कार्डियक भाग भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको 4 भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कई किताबों में 3 भागों में इसको लिखा जाता है। तो कार्डियक भाग में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं उसको कार्डियक ग्लैंड्स कहा जाता है। दूसरा जो इसका सबसे जो चौड़ा और बड़ा भाग है, जिसको फंडस कहते हैं, काय कहते हैं या बॉडी कहते हैं, तो फंडिक भाग में उपस्थित जो ग्लैंड्स हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, जिसको फंडिक ग्लैंड्स कहा जाता है, ये फंडस में उपस्थित होती हैं। कोलुमनर सेल्स जो हैं स्तंभाकार कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, जो एंजाइम्स या हार्मोन सेक्रेट कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रकार की सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। जो एंडोक्राइन कुछ सेल्स भी मिलती हैं जो हार्मोन स्रावित करती हैं, और बाकी जो सेल्स हैं जो एक्जोक्राइन हैं जो एंजाइम स्रावित करती हैं। तो एंजाइम्स और उसके साथ में दूसरे जो HCl और जो जल है वो सब मिलके एक जूस बनाते हैं, एक डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं, जिसको गैस्ट्रिक जूस या जठर रस कहा जाता है, जो भोजन में के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फंडिक जो ग्रंथियां हैं उसमें 3 प्रकार की हम कह सकते हैं 4 प्रकार की सेल्स मिलती हैं, जिसमें 3 जो सेल्स हैं वो एक्जोक्राइन टाइप की हैं, और एक जो सेल्स हैं जिसको जी कोशिकाएं कहा जाता है वो एंडोक्राइन टाइप की होती हैं। 3 प्रकार की सेल्स कौन सी हैं ये आप देख सकते हैं। एक म्यूकस नेक सेल्स जिनको कहा जाता है, ये श्लेष्मा स्रावित करती हैं। दूसरी मुख्य कोशिकाएं या चीप सेल, या जिसको जाइमोजन कोशिकाएं भी कहा जाता है, ये एंजाइम स्रावित करती हैं, जिसमें पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। तीसरी जो एक्जोक्राइन सेल्स हैं, जिसको परिधीय कोशिकाएं या पैराइटल सेल्स या इसको ऑक्जेंटिक सेल भी कहा जाता है, ये जो कोशिकाएं हैं जो HCl का सबसे जो महत्वपूर्ण जो डाइजेस्टिव जो जूस का जो पार्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl स्रावित करती हैं। इसके साथ साथ में ये एक प्रोटीन भी रिलीज करती हैं, जिसको एंट्रिसिक फैक्टर या एंट्रिसिक कारक कहा जाता है। एंट्रिसिक कारक जो है वो विटामिन B12 के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी उसका अवशोषण, विटामिन B12 का अवशोषण एंट्रिसिक कारक की अनुपस्थिति में नहीं हो पाता है। तीसरी जो सेल्स हो गई, उसके बाद में जो चौथी जो कोशिकाएं इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पाई जाती हैं, जो एंडोक्राइन टाइप की होती हैं, जिनको जी सेल्स कहा जाता है। एक हार्मोन रिलीज करती हैं जिसको गैस्ट्रिन कहते हैं। ये गैस्ट्रिन हार्मोन ब्लड से सर्कुलेट होकर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे जाके क्रिया करता है, और जो गैस्ट्रिक जूस है इसके स्रावण को प्रेरित करता है। तीसरी जो ग्रंथियां जो पाइलोरिक भाग में उपस्थित होती हैं, जिनको पाइलोरिक ग्रंथियां कहते हैं, ये भी कोलुमनर जो सेल से निर्मित होती हैं, जनरली ये श्लेष्मा स्रावित करती हैं। तो इस प्रकार से इन सभी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो एक रस या एक जूस रिलीज करते हैं, जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जल होता है, और बाकी जो इसमें कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस हैं वो पाए जाते हैं। अगर हम जठर रस के इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें, उसके रासायनिक संगठन की बात करें, तो प्रतिदिन हमारे शरीर में लगभग 1 से 3 लीटर या जनरली 2 लीटर जो है वो गैस्ट्रिक जूस बनता है। इसकी जो pH है वो HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति होने के कारण ये हाईली एसिडिक होता है। इसकी pH जो है 1.0 से 1.5 के बीच में होती है। मोस्ट ऑफ जो इसमें कंटेंट है वो वाटर होता है, 99.8% वाटर होता है। अनेक अकार्बनिक आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, बाइफॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में इसमें ये अकार्बनिक जो पदार्थ हैं वो उपस्थित होते हैं। कार्बनिक पदार्थों के रूप में इसमें एंजाइम होते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से प्रोटीन का पाचन करने वाला पेप्सिनोजन एंजाइम, जो आगे जाके पेप्सिन में बदलता है, उसका जो सक्रिय फॉर्म है वो पेप्सिन होता है। दूसरा प्रोटीन का पाचन करने वाला जो महत्वपूर्ण एंजाइम वो रेनिन होता है, जो प्रो रेनिन के रूप में रिलीज होता है। लाइपेज या वसा का पाचन करने वाला एंजाइम भी आमाशय में स्रावित होता है, जिसको गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं। इसके अलावा श्लेष्मा होता है और एंट्रिसिक फैक्टर होता है, जो विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक है। तो ये कार्बनिक पदार्थ जठर रस में उपस्थित होते हैं। ये किस प्रकार से भोजन के पाचन में भूमिका निभाते हैं, इसकी चर्चा हम आगे की जो कक्षा है उसमें करेंगे।
यहाँ पर मैं एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ कि जो अगर हम आमाशय की भित्ति का सेक्शन लें, उसका काट दें, तो किस प्रकार से उसमें सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इसको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो चीप सेल्स या मुख्य सेल्स या जिनको जाइमोजन कोशिकाएं कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जाइमोजन कोशिकाएं हैं वो ये डिफरेंट जो एंजाइम्स रिलीज करती हैं। उसके बाद में पैराइटल सेल, परीदीय कोशिकाएं या ऑक्जेंटिक सेल्स इसके ये बीच बीच में ये प्रेजेंट हैं, जो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करती हैं। बाकी जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं ये म्यूकस नेक सेल हैं। ये म्यूकस नेक सेल्स हैं जो है वो श्लेष्मा रिलीज करती हैं। ये आमाशय का ये गैस्ट्रिक पिट है जहाँ पर भोजन है वो इकट्ठा होता है। तो इस प्रकार से एक आमाशय की वाल में कौन कौन सी सेल्स होती हैं, बीच बीच में आप ये देख सकते हो। ये जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये एंडोक्राइन सेल्स हैं, जिसको जी सेल्स कहते हैं, जो गैस्ट्रिन जो हार्मोन है वो ब्लड में रिलीज करती हैं, क्योंकि इसके जस्ट पीछे की तरफ जो इसमें ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये हार्मोन जो है वो आप ध्यान रखना, हार्मोन हमेशा ब्लड में ही रिलीज होते हैं और ब्लड से सर्कुलेट होकर उसकी जो टारगेट साइट है वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ पे अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इस प्रकार से आमाशय इस प्रकार की इसमें संरचना होती है। गैस्ट्रिक जूस से रिलीज करता है। आमाशय में जो भोजन है वो लंबे समय तक इसमें स्टोर रहता है। 2 घंटे या 3 घंटे से ज़्यादा उसमें भोजन है वो पड़ा रहता है। यहाँ भोजन को गलाया जाता है, धीरे धीरे HCl उसमें घोला जाता है और काफ़ी समय तक इसमें जो लिंगुअल लाइपेज जो है या जो टाइलिन एंजाइम है वो ही क्रिया करते रहते हैं। जैसे जैसे जो माध्यम है वो HCl के मिलने से अम्लीय होता जाता है, वैसे वैसे जो बकल कैविटी के एंजाइम जो हैं उनकी जो क्रिया है वो रुक जाती है और उसके बाद में गैस्ट्रिक जूस में उपस्थित एंजाइम है वो अपनी क्रिया शुरू करते हैं और आमाशय में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। आमाशय में पाचन कैसे होता है, एंजाइम किस प्रकार से पाचन करते हैं, इसकी जो चर्चा है वो आगे की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।